साल 1965 का बॉम्बे आज की तरह चमकती गगनचुंबी इमारतों वाला शहर तो था, लेकिन उसके दूसरे चेहरे पर अगर जाएं तो हजारों लोग फुटपाथों, झुग्गियों और रेलवे लाइनों के किनारे अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। दिन भर मेहनत करने के बाद जब ये लोग रात को खुले आसमान के नीचे सो जाते तब उन्हें लगता था कि गरीबी से बड़ी कोई परेशानी नहीं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अंधेरे में कोई ऐसा आदमी भी घूम रहा है जो जल्द ही पूरे शहर को डर के साए में जीने पर मजबूर करने वाला था। एक सुबह मुंबई के उत्तरी उपनगरों में एक लाश मिलती है। सिर बुरी तरह कुचला हुआ था। पुलिस ने इसे पहले एक सामान्य हत्या माना, लेकिन कुछ दिनों बाद दूसरी लाश मिलती है, फिर तीसरी मिलती है, फिर चौथी मिलती है और फिर धीरे धीरे एक भयानक पैटर्न सामने आने लगता है। मरने वाले सभी गरीब थे। कोई फुटपाथ पर सो रहा था, कोई झुग्गी में सो रहा था, कोई अपने परिवार के साथ खुले में रात गुजार रहा था। अब सबसे डरावनी बात यह थी कि इनमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे, यहां तक कि नवजात शिशु भी शामिल थे। हत्यारा रात के अंधेरे में आता रहा, सो रहे लोगों को निशाना बनाता रहा और उनके सिर पर किसी भारी और बोदरी चीज से वार करता रहा। कई बार पीड़ित को संभलने का मौका तक नहीं मिलता था। सुबह लोगों को सिर्फ खून से सना हुआ शरीर मिलता था। पुलिस के पास ना कोई गवाह था, ना कोई स्पष्ट मकसद था। शहर में अफवाहें फैलने लगी। कोई कहता था कि हत्यारा इंसान नहीं है, कोई दैवी शक्ति है। कोई कहता कि वो रात में जानवर का रूप ले लेता है। अखबारों ने उसे भारत का जैक द रिपर कहना शुरू कर दिया था। डर इतना बढ़ गया था कि सूर्यास्त होते ही सड़कें खाली होने लगी थी। लोग अपने मोहल्ले में डंडे लेकर पहरा देने लगे थे। फुटपाथ पर सोने वाले लोग पूरी रात जागकर काटते थे। लेकिन फिर भी हत्याएं रुक नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी मुंबई किसी ऐसे दुश्मन से लड़ रही हो जिसका चेहरा किसी ने देखा ही नहीं था। पुलिस के लिए यह मामला एक बुरे सपने जैसा बन चुका था। 1965 और 1966 के बीच करीब 19 हमले हुए। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस के हाथ भी लगा, लेकिन उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले और उसे छोड़ दिया गया। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही आदमी आगे चलकर शहर की सबसे बड़ी दहशत बनने वाला है। अब कुछ समय तक हत्याएं रुकी और लोगों को लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन 1968 में मौत फिर से लौट आई। अब हमले पहले से ज्यादा तेजी से होने लगे। हर नई हत्या के साथ पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। करीब 2000 पुलिसकर्मियों को सड़कों पर उतारा गया। रात भर गश्त होने लगी। संदिग्ध लोगों की जांच होती रही, लेकिन हत्यारा बार बार पुलिस से एक कदम आगे निकल जाता था। इसी दौरान युवा पुलिस अधिकारी रमाकांत कुलकर्णी ने जांच की कमान संभाली। उन्होंने घटनास्थलों का गहराई से अध्ययन किया, हमलों के तरीके, समय और इलाकों को जोड़कर एक तस्वीर बनाने की कोशिश की। अब जांच में पता चला कि हत्यारा अक्सर उन लोगों को चुनता था जो सबसे कमजोर और असुरक्षित थे। कई पीड़ित सोते हुए मारे गए, कुछ लोग हमले में बच भी गए थे और उन्हें एक लंबे मजबूत शरीर वाले आदमी का हुलिया बताया था। पुलिस ने इन्हीं विवरणों के आधार पर पुराने रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया और आखिरकार 27 अगस्त 1968 को एक सब इंस्पेक्टर ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पहचान लिया। तस्वीरों और गवाहों के बयानों का मिलान हुआ। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसका नाम था रमन राघव। जैसी गिरफ्तारी की खबरें फैली, लोगों ने राहत की सांस ली। क्राइम ब्रांच के बाहर भीड़ जमा हो गई थी। लोग खुशी मना रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि आखिरकार वो शख्स पकड़ लिया गया जिसने 3 साल तक पूरे शहर की नींद छीन ली थी। लेकिन असली हैरानी गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई। शुरुआती पूछताछ में रमन राघव बेहद जिद्दी साबित होता है। 2 दिनों तक उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया। वो चुपचाप बैठा रहता, सवालों का जवाब नहीं देता। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसका जिक्र बाद में रमाकांत कुलकर्णी ने अपनी किताब में भी किया। अब पूछताछ के दौरान एक अधिकारी ने उससे यूं ही पूछ लिया कि उसे किस चीज की जरूरत है। अब राघव ने तुरंत जवाब दिया, मुर्गी। उसे चिकन खिलाया गया। फिर उसने और चिकन मांगा। बाद में उसने बालों में लगाने के लिए नारियल का तेल, कंघी और एक आईना मांगा। पुलिस ने ये चीजें उपलब्ध भी कराई। कुलकर्णी के अनुसार उसने आराम से तेल लगाया, बाल संवारे और आईने में खुद को बड़े गर्व से देखता रहा। अब इसके बाद अचानक उसका रवैया बदल गया। उसने पुलिस से पूछा कि वो लोग उससे क्या जानना चाहते हैं। जब अधिकारियों ने हत्याओं के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो सब बताएगा। इसके बाद वो पुलिस को एक स्थान पर ले गया जहां उसने हथियार और कुछ अन्य सामान छुपा कर रखा था। मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए अपने बयान में उसने 41 हत्याओं की जिम्मेदारी ली थी।
हालांकि जांच अधिकारियों का मानना था कि वास्तविक संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। उसने दावा किया कि वो भगवान के निर्देश पर काम कर रहा है। उसके बयान ने लोगों को और भी ज्यादा हैरान कर दिया, क्योंकि इन हत्याओं के पीछे ना कोई लूट थी, ना कोई बदला था और ना ही कोई व्यक्तिगत दुश्मनी। पीड़ित और हत्यारे के बीच अक्सर कोई संबंध था ही नहीं। यही बात इस मामले को और भी ज्यादा भयानक बना देती। शहर को डराने वाला आदमी कोई गैंगस्टर नहीं था, कोई बड़ा अपराधी सरगना नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी सोच और मानसिक स्थिति को समझना बेहद मुश्किल था। मुकदमा शुरू हुआ तो पूरे देश इस पर नजर रखे हुए था। अदालत में रमन राघव के वकीलों ने दलील दी कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसे अपने कामों की सही गलत का एहसास नहीं था। अब दूसरी ओर पुलिस के डॉक्टरों ने कहा कि उसे किसी गंभीर मानसिक बीमारी का प्रमाण नहीं मिला। निचली अदालत ने उसे दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुना दी। जज ने उसे बेहद खतरनाक और बर्बर मानसिकता वाले व्यक्ति बताया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो उसकी मानसिक स्थिति की दोबारा जांच कराई गई। अब 3 मनोचिकित्सकों के पैनल ने एक रिपोर्ट दी कि वो स्किज़ोफ्रेनिया और मतिभ्रम जैसे गंभीर मानसिक समस्याओं से पीड़ित है। इसके बाद उसकी फांसी टाल दी गई। इस फैसले पर लोगों ने काफी नाराजगी जताई थी। कई लोग चाहते थे कि उसे तुरंत फांसी दी जाए, लेकिन कानून ने मानसिक स्वास्थ्य के सवाल को गंभीरता से लिया। रमन राघव को पुणे की यरवाड़ा जेल में भेज दिया गया, जहां उसने सालों तक कैद में जीवन बिताया। अब लगभग 18 साल बाद उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। 1987 में किडनी की बीमारी के कारण जेल में ही उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के साथ एक अध्याय खत्म हो गया, लेकिन उसका नाम भारतीय अपराध इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया था। आज मुंबई की नई पीढ़ी शायद रमन राघव का नाम भी नहीं जानती, लेकिन एक समय ऐसा था जब सिर्फ इस नाम का जिक्र सुनकर लोग दरवाजा बंद कर लेते। ये कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की नहीं है, बल्कि उस डर की कहानी भी है जिसने एक पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। और शायद यही वजह है कि इतने दशकों बाद भी रमन राघव का नाम भारत के सबसे खौफनाक अपराधियों की सूची में गिना जाता है। ऐसी ही क्राइम स्टोरीज के लिए देखते रहिए एमएटीवी न्यूज़।